Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. This is your social science teacher, and today we are going to continue the previous chapter. Okay, from the book History. Chapter name is Nationalism in India. In previous video, we had discussed the first part of this chapter, Nationalism in India. In this video, we are going to discuss the next and the last part of this video, class 10th history. ओके सो पिछली वीडियो में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक का हमने इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, इसमें कुछ इसके बाद कुछ चीज़ें क्या हुई कि आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द इंडियन लीडर्स बिगेन टू वर्क फॉर पूर्ण स्वराज। इंडियन जो लीडर्स थे वो पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे, क्योंकि जो लॉर्ड इरविन उस समय जो था, लॉर्ड इरविन जो था, उसने इंडिया में, क्योंकि इंडियंस इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, हम लोग इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, तो लॉर्ड इरविन जो था उसने ऑफर किया था डोमेन स्टेटस ऑफर किया था। डोमेन स्टेटस का मतलब होता है कि जिसमें दोनों की गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रहे और जो इंडियन जो हैं वो दोनों मतलब पैरेलल चले, यानी कि ब्रिटिशर्स यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम भी रहें यहाँ पर। एक डोमेन जिस तरह से दिया जाता है और तुम मतलब इंडियंस जो गवर्नमेंट है वो भी करें और दोनों साथ साथ पैरेलल चलें। लेकिन जो इंडियंस हमारे जो लीडर्स थे उनको ये आधी अधूरी आज़ादी, ये हाफ इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए था। उन्होंने मांग की पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। पंडित नेहरू जो थे उन्होंने 26 जैन 1930 को इंडिपेंडेंस डे, इसको मतलब डिक्लेयर कर दिया था इस डे को, कि हमें इस डेट पर इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, चाहिए। ओके, इसके बाद जब ये चीज़ें नॉन कॉपरेशन के बाद जब ये पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें चलने लगी कि अब हमें अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं कि ये स्टार्टिंग से ही इसके मतलब कई कच्चे चिट्ठे बनने शुरू हो गए थे कि मीन्स हमारी गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करेगी, ये कच्चा वर्क स्टार्ट हो गया था। तो 1928 में साइमन कमीशन वाज सेटअप, एक कमीशन सेटअप किया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये ध्यान देना, 1928 में इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, उसके रिस्पॉन्स में उसको सेटअप, उसको देखने के लिए, टू लुक फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चल रहा है, मतलब किस तरह से ये फ्रेमवर्क चल रहा है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, क्या ये कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए साइमन कमीशन इसको सेटअप किया गया था 1928 में। ठीक है ना। और इसमें इसके तहत यहाँ पर किसको भेजा गया था? जॉन साइमन को भेजा गया था, यहाँ पर जॉन साइमन को यहाँ पर भेजा गया था। बट लोगों ने इस कमीशन का भी मीन्स ये इस तरह से भेजा गया था कि हाँ, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो ठीक है, मीन्स हम एक कमीशन भेज रहे हैं कि जो इसको देखेगा कि आप कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, क्या आप हमारे बाद भी गवर्नमेंट चलाने के लायक हैं, चला सकते हैं कि नहीं। तो उसमें जो ये कमीशन जब इंडिया आया तो लोगों ने इसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया। अपोज करने का कारण क्या था? क्योंकि इस कमीशन में कोई भी, इसमें 7 मेंबर्स थे जिनमें से बट नो इंडियन मेंबर, कोई भी एक इंडियन मेंबर नहीं था 7 में से। इसलिए 1928 में जब साइमन कमीशन, जब जॉन साइमन यहाँ पर आया, तो लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया और ये नारे लगाना शुरू कर दिया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इस तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए लाहौर में। ओके, जहाँ पर क्या था, कांग्रेस थी एंड मुस्लिम लीग वगैरह ये लोग थे। तो ये लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, उसका अपोज करना शुरू कर दिया। जो लाहौर में सेशन चल रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, किसकी अगुवाई में, किसके लीडरशिप में? लाला लाजपत राय के लीडरशिप में। और वहाँ पर लाठीचार्ज हुई, जिसमें दुखद एक घटना हुई कि लाला जी की मृत्यु वहाँ पर हो गई। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर आती है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन।
कि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो बहुत डाउन हो गए थे एंड एक्सपोर्ट जो था वो भी डेक्लाइन हो गया था। एक्सपोर्ट बिल्कुल गिर गया था, एक्सपोर्ट यानी कि नहीं हो रहा था। तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस ऑलरेडी डाउन होने ही थे जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था तो एग्रीकल्चर के प्राइस बिल्कुल क्या हो गए, डाउन हो गए। गवर्नमेंट उसको बिल्कुल भी मीन्स गवर्नमेंट ने उसको खरीदा नहीं, यानी कि बिल्कुल लो जो प्राइसेस थे उन पे खरीदा गया, जिससे क्या हो गया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, यानी कि जिसको कहा जाता है मीन्स एक भुखमरी टाइप की ऐसी स्थिति आ गई थी। और जो पीजेंट्स थे कुड नॉट पे रेवेन्यू, अब ऐसी स्थिति आ गई तो जो पीजेंट्स थे वो अब जो रेवेन्यू होता था उस समय का वो पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्रॉप फेलियर, एग्रीकल्चर फेलियर हो गया था और एग्रीकल्चर प्राइसेस डाउन हो गए थे और एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, यानी कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो जो पीजेंट्स थे वो बिल्कुल इसको पे करने में क्या थे, कैपेबल नहीं थे। ये दोनों चीज़ें, अब ये क्या हो रहा था, साइमन कमीशन का आना, ये रेवेन्यू पे ना कर पाना, तो इन सब कारणों ने क्या हुआ कि जो गांधी जी थे और जो लोग थे बहुत भड़क चुके थे, और अब गांधी जी ने फिर एक नया जो मूवमेंट स्टार्ट किया वो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें क्या था, गांधी जी केप्ट 11 डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने एक अपनी 11 जो 11 डिमांड्स थी उसको बना करके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के तहत उसको लॉर्ड इरविन के सामने रखा, ठीक है ना। जिसमें कुछ 11 डिमांड्स में से कुछ डिमांड थी जैसे एबॉलिश सॉल्ट टैक्स। अब गांधी जी ने जो मूवमेंट करना था तो उसमें डिमांड ऐसी रखी जा सकती थी, ऐसी रखी गई कि जो डिमांड सबके लिए हो, जिससे सभी लोगों से जो चीज़ जुड़ी हुई हो। ऐसे नहीं कि किसी एक की डिमांड रख दी और उस बाकी मीन्स कि अगर सपोज दैट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं अब वो चाह रहे हैं कि कुछ बड़ी डिमांड है उनकी, तो उससे किसानों को कोई लेना देना नहीं है, उससे केवल 10% लोगों को ही फ़ायदा होगा उस डिमांड से, तो बाकी के 90% लोग उस डिमांड में साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉमन डिमांड रखी जाए कि जिसमें सभी लोग आते हैं तो उसमें सभी लोग साथ देंगे और पूरी जो कंट्री है वो यूनाइट हो जाएगी, यानी कि सब लोग एक हो सकते हैं। तो उन्होंने इसलिए सॉल्ट को चूज़ किया, क्योंकि सॉल्ट जो था बहुत ही ऐसी कॉमन चीज़ थी कि जो सभी लोग यूज़ करते थे। और उन्होंने कहा कि जो सॉल्ट पे टैक्स पड़ता है वो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट जो है ये जो नदियों से सॉल्ट निकलता था बहुत प्लेंटी में ये निकलता था, और इसमें बहुत ही मीन्स उनको ये लगा कि जब इसमें कोई खर्चा नहीं है कुछ नहीं तो इसमें हम टैक्स क्यों दें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, तो इसमें हमसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है नमक पे। तो इसलिए उन्होंने इस डिमांड को रखा। डिक्रीज लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू में भी सभी लोग इकट्ठे हो एक साथ हो गए, क्योंकि 85% लोग क्या थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किया करते थे। तो ऐसी डिमांड रखी जिसमें सब लोग यूनाइट हो सकें, ऐसी 11 डिमांड्स थी। ओके, एंड डिमांड्स वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्लासेस, और ये जो सारी डिमांड्स थी ये हर क्लासेस के लिए अलग अलग थी। तो इन चीज़ों को रखा। तो गांधी जी ने जो सॉल्ट टैक्स था उसके लिए क्या किया कि इन डिमांड को जब रखा, इरविन वॉज नॉट रेडी टू टॉक, इरविन ने इसमें बात करने से भी इनकार कर दिया इस डिमांड के बारे में। तो फिर गांधी जी ने क्या किया, अबाउट 11 जो डिमांड्स थी ये रखी थी 31 जैन 1930 को। गांधी जी विद 78, इन्होंने अपने 78 जो फॉलोअर्स वॉलंटियर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया दांडी मार्च स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 को। ओके, ये क्या, इसमें क्या था, 240 माइल्स ये चले इन 24 डेज में ये चले, यानी कि वन डे में 24 माइल्स ये चले। ये जो दांडी मार्च था ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ, ये साबरमती आश्रम से दांडी तक ये गए थे, इसलिए इसको दांडी मार्च कहा जाता है। और जगह जगह लोगों को सॉल्ट टैक्स के बारे में अवेयर करते गए, और दांडी में जाकर इन्होंने इलीगली क्या किया, सॉल्ट प्रोड्यूस किया बहुत ज़्यादा। इनका ये मतलब मकसद था इसको प्रोड्यूस करना दांडी में, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट को ही सॉल्ट को प्रोड्यूस करने का राइट हुआ करता था, इसलिए इसको इलीगल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। ओके, तो कहाँ से, साबरमती से लेकर के दांडी तक ये गए। और इस दांडी मार्च के बाद गांधी जी एंड सम अदर लीडर्स, जो गांधी जी थे कुछ और लीडर्स थे जिन्होंने क्या किया, अलोंग विद अबाउट 1 लाख जो सत्याग्रही थे वर अरेस्टेड, इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इनको अरेस्ट कर दिया गया। गांधी जी थे, कुछ बड़े और लीडर्स थे, और 1 लाख के लगभग सत्याग्रही थे। इसके बाद
इनको जब सत्याग्रही जो थे इनको अरेस्ट कर दिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया, उसके बाद होता है गांधी इरविन पैक्ट। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता जो होना था। इसमें क्या कहा, इरविन जो था, लॉर्ड इरविन, इसने कहा या तो आप स्टॉप करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, या तो इसको स्टॉप करें ताकि हम सत्याग्रही जितने भी आप लोग हैं विल बी रिलीज, इनको छोड़ देंगे, या अटेंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, एक मीटिंग टाइप की हुआ करती थी, फर्स्ट भी हुई थी, लेकिन उसमें क्योंकि कोई इंडियन जो लीडर्स थे वो नहीं थे, तो सेकंड इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड राउंड टेबल, एक राउंड टेबल हुआ करती थी जो कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, जहाँ पर इंडिया के बारे में कुछ डिसीजन लिया जाना था, तो गांधी जी को बोला गया कि आप उसको अटेंड करें। बट उस मीटिंग में भी, उस कॉन्फ्रेंस में भी नो फ्रूटफुल डिसीजन वॉज टेकन, कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं लिया गया। सो ही रिस्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू कर दिया, बट नॉट मच सपोर्ट। लेकिन इस बार गांधी जी को सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि अब लोगों का मानना था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब पहले जो बंद ही क्यों किया गया, ऐसा लोगों को लगने लगा। तो ऐसे कई इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनको अब मीन्स बहुत लॉस हो रहा था इस तरह से एक्टिविटीज़ में जा करके, तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। कुछ और चीज़ें भी थी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या है, इसको लिमिट्स करती थी, मीन्स इसको इसमें क्या थी, व्यवधान थी जो इसके रास्ते की रुकावटें थी। जैसे क्या थी, लिमिट्स ऑफ सिविल, जैसे एक था अनटचेबल्स या दलित्स जो लोग थे, इनके बारे में कभी भी इनको मूवमेंट में किसी भी चीज़ों में शामिल नहीं किया गया। मतलब इनके बारे में जो उस समय की जो कांग्रेस थी या जो भी गवर्नमेंट थी, किसी ने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा, इनको हर चीज़ से अलग रखा जाता था। तो इनके जो लीडर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है ना, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने क्या किया, डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, मतलब अपने लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मांगे। उन्होंने कहा कि हमें भी अधिकार चाहिए, क्योंकि इनको अधिकार नहीं दिए जाते थे उस समय, मतलब अलग सा रखा जाता था। तो इन्होंने अपनी डिमांड शुरू कर दी, तो इस तरह से करना शुरू किया। तो गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से अलग अलग सेपरेट कुछ चीज़ें हों। तो इस तरह से थोड़ा ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इनको सपोर्ट नहीं मिला। हिंदू जो थे, मतलब मुस्लिम लोगों का सपोर्ट भी कम मिला था। जबकि जो मुस्लिम लोग थे उनका सपोर्ट जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था उसमें बहुत मिला था। ओके, तो यहाँ पर क्या था, इन्होंने डिमांड की, तो 1932 में पूना एक्ट जो एक था, इसके तहत क्या हुआ, गांधी जी और जैसे अंबेडकर, मतलब इस मामले को लेकर के एक समाधान मिल गया था। जो पूना एक्ट हुआ उसमें क्या किया गया, रिजर्व्ड सीट्स फॉर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि जो यानी कि जो दलित्स थे, जो अनटचेबल्स थे, इनके लिए क्या क्या रिजर्व सीट्स होंगी प्रोविंस यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ पर सेपरेट सीट्स होंगी। और मुस्लिम लोगों का सपोर्ट कम मिला, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदू महासभा इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था। सो मुस्लिम वर फीलिंग एलिनेटेड, ये मुस्लिम जो थे एलिनेटेड फील कर रहे थे, अलग थलग फील कर रहे थे। उसके बाद फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का एक सेंस, मतलब जिसमें कि हम सब एक हैं, ऐसी नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी, उसके लिए कुछ सॉन्ग्स लिखे गए, पॉपुलर प्रिंट्स थे, सिंबल्स थे, ऑल प्लेड अ पार्ट ऑफ मेकिंग नेशनलिज्म। इस सब ने नेशनलिज्म, मतलब कि हम सब एक हैं, जो सॉन्ग्स प्ले होना, पॉपुलर प्रिंट्स होना, सिंबल्स रखे गए। 1932 में जो बड़े कुछ लीडर्स थे, ट्राई कलर फ्लैग को बनाया गया। भारत माता एलिगरी, जो हमने पिछले बार भी पढ़ा था कि एलिगरी बनाई गई भारत माता की, मतलब हम सब भारत माता के, मतलब हम भारत माता में रहते हैं, ये हमारी माता है। इस तरह के लोगों को नेशनलिज्म फीलिंग रखें। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, और 1970s में ही रोट वंदे मातरम लिखा गया, बाद में जाकर के जो नेशनल एंथम बना। फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ, और उसके बाद जाकर के फाइनली 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, यानी कि जिस दिन को हम आज मना रहे हैं, आज ही के दिन, ठीक है ना, आज ही के दिन हम उसको क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसी दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, और आज हम वही डे मना रहे हैं। आज कौन सी डेट है, 15 अगस्त। ओके, तो आज हम इसी डे को मनाते हैं। तो ओके, इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो डिज़ाइन किया गया, वो बनाया गया, फिर इस तरह से चीज़ें चलती रही। अब आपने एक क्वेश्चन
है जो आपने जिसका आंसर कमेंट में देना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 को वो बनकर तैयार हो गया था, मतलब इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, बन के तैयार हो गया था। और इसको जो है क्या है, इसको लागू भी किया जा सकता था, लेकिन 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर और 26 जनवरी 1950 यानी कि 2 महीने बाद इसको लागू किया गया। ऐसा क्यों, 2 महीने तक क्यों लागू नहीं किया गया, इसका आपने आंसर बताना है, इसका आंसर देना है। इसका आंसर इसी वीडियो में है जो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।